नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें। अधिकारी रुद्र थोड़ा हैरान थे। उन्होंने पहले ताओ कबीले को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। ये मानना इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि विशाल जंगल में एक छोटी सी जनजाति के पास ऐसी कोई अद्भुत चीज हो सकती है। ठीक है, मुझे अपनी तलवारबाजी दिखाओ। अधिकारी रुद्र के शब्दों ने तेजस को सचमुच बूस्ट दिया और उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। तेजस ने अपनी तलवार घुमाना शुरू कर दिया और तलवार की किरणें तुरंत एक शानदार प्रकाश शो में बदल गईं। स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारों की तलवार की चालें बेहद खूबसूरत थीं। ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट बेशक एक टॉप टियर साधना तकनीक थी, लेकिन चालों की सुंदरता के मामले में इसकी तुलना स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारों से नहीं की जा सकती थी। स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारों की हर चाल और मुद्रा किसी कला से कम नहीं थी, और ये शानदार मुद्राएं साधक के शरीर के हर सिंगल पार्ट को ट्रेन कर सकती थीं। हर सांस के साथ ऊर्जा साधक के अंगों में प्रवेश करती, जिससे उनके अंग और रक्त मजबूत होते जाते। स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें अंगों को मजबूत करने पर फोकस एक साधना तकनीक थी, जबकि ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का उपयोग मांसपेशियों और टेंडन को मजबूत करने के लिए किया जाता था। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। दोनों टेक्निक्स को एक साथ अडॉप्ट करने से एफिशिएंसी और बढ़ जाती थी। तेजस भले ही अभिमानी था, लेकिन उसके पास घमंडी होने के कारण भी थे। उसके हाथ में तलवार मानो जीवंत हो उठी थी। 2 फुट लंबी ये स्त्री सदृश तलवार वाकई अनमोल थी। जैसे ही वो तलवार घुमाता, तलवार के शरीर से ऐसी आवाजें निकलती मानो किसी अजगर या बाघ की दहाड़ हो। तेजस अपनी तलवारबाजी में पूरी तरह से तल्लीन था। हालांकि वो तलवार के साथ एक नहीं हो सकता था, लेकिन वो अपनी मानसिक शक्ति को तलवार में डाल सकता था, उसे अपनी भुजा का एक्सटेंशन बना सकता था। बज। जैसे जैसे स्त्री सदृश तलवार की आवाज और आक्रामक होने लगी, उसकी धीमी गुनगुनाहट एक स्पष्ट भिनभिनाहट में बदल गई। वो तेजस के साथ एकाकार हो गई थी और एक अवर्णनीय शक्ति का निर्माण कर रही थी। जब ये ऑरा अपने चरम पर पहुंचती थी तो हवा को चीरती हुई एक तीखी ध्वनि सुनाई देती थी। वाह! उद्धरण चिन्ह। स्त्री सदृश तलवार से एक कुचलने वाली शक्ति के साथ एक दृश्यमान वायु तरंग उत्सर्जित हुई। दुहेरी अवतरण चिन्ह। तेजस से 10 फीट की दूरी पर वॉश बेसिन के आकार का एक काले लोहे का टुकड़ा हवा में उड़ गया और टूट गया। ये देखकर दर्शक खुद को रोक नहीं पाए और खुशी से चिल्ला उठे। तलवार क्यूई। अधिकारी रुद्र की भौहें उठीं। तलवार में ऊर्जा भरकर और तलवार की तीक्ष्णता का उपयोग करके जब कोई योद्धा वार करता है तो जो ऊर्जा निकलती है उसे तलवार क्यूई कहते हैं। बहुत कम नश्वर रक्त योद्धा तलवार चलाना जानते थे, इसलिए तलवार क्यूई को छोड़ने में सक्षम होना वाकई दुर्लभ था। तेजस के इस स्तर तक पहुंचने से यह साबित हो गया कि उनमें तलवार चलाने की प्रतिभा थी। तेजस ने अपनी स्त्री सदृश तलवार को म्यान में नहीं रखा, बल्कि आगे की ओर बड़े बड़े कदम बढ़ाए। वो हवा में उड़ते पत्थर का पीछा कर रहा था। उसकी तलवार के वार बर्फीले तूफान जैसे थे। दुहेरी अवतरण चिन्ह। 2 सांसों में ही तेजस ने कुछ दर्जन वार कर दिए थे। स्त्री सदृश तलवार ने धातु को कीचड़ जैसा बना दिया। वॉश बेसिन के आकार का काला लौह पत्थर जमीन पर गिरने से पहले चीनी के टुकड़े के आकार का रह गया। वाह! ताओ आदिवासी कबीले की भीड़ खुशी से झूम उठी। उनकी जोरदार जयकार लहरों की एक के बाद एक परतों जैसी थी। हर लहर एक दूसरे से ऊंची थी और उसे शांत होने में काफी समय लग रहा था। ताओ जनजातीय कबीले के दर्शकों को अपने कबीले पर बहुत गर्व था। बड़े बुजुर्ग संतुष्ट थे। उन्हें पता था कि आज उनका लक्ष्य पूरा हो गया है। एक पारिवारिक कुल बनाना एक कठिन काम था और इसमें खून खराबा भी हो सकता था। जनजाति की ताकत का प्रदर्शन करके वे बाहरी जनजातियों को अपनी ताकत से भयभीत कर सकते थे और वे लोगों में अपने कबीले का गौरव भी स्थापित कर सकते थे। तेजस ने अपनी तलवार को म्यान में रखने से पहले एक खूबसूरत तलवार नृत्य के साथ समापन किया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसे भी लगा कि उसका प्रदर्शन एकदम परफेक्ट था। अधिकारी रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया। आपने तलवार क्यूई जारी की, लेकिन हालांकि यह तलवार की शक्ति की सहायता से था, इसे बुरा नहीं माना जा सकता है। अधिकारी रुद्र ने आखिरकार अपनी बात रखी। लोगों पर उनकी गंभीरता का, शायद कठोरता का गहरा प्रभाव पड़ा। बुरा नहीं माना कहना एक बहुत बड़ी तारीफ थी। ताओ जनजाति के लोग गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। अधिकारी रुद्र ने उनके तीसरे युवा स्वामी की प्रशंसा की थी और उनके पास अभी भी पहले और दूसरे युवा गुरु थे। और पहले युवा गुरु अर्नव उनके आदिवासी कबीले में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। शाबाश तेजस। क्वोट। मंच पर ताओ जनजाति के कई बुजुर्ग अपनी प्रशंसा में कंजूसी नहीं कर रहे थे। स्वर्ण रक्षक की स्वीकृति प्राप्त करके तेजस ने ताओ जनजाति के गौरव को पुनः प्राप्त कर लिया था। सागर, तुम्हारा बेटा सचमुच बहुत अच्छा है, एक आदिवासी बुजुर्ग ने अपने पास ही खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा। अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। तेजस और अर्नव के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है।
जब अर्नब मंच पर पुरुष तलवार का इस्तेमाल करेगा तो माहौल और भी गर्मा जाएगा। ये गर्माहट भरा माहौल कम से कम 30 मिनट तक चला, लेकिन लोग इसे रोकने को तैयार नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि तेजस सेमीफाइनल में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। जब तक अधिकारी रुद्र ने घोषणा नहीं की, नश्वर रक्त का अंतिम प्रतिभागी आदर्श। ओह, यह खत्म नहीं हुआ? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अभी भी एक और व्यक्ति है। तब कई लोगों को याद आया कि आदर्श अभी तक मंच पर नहीं गया था। आदर्श आखिरकार प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर था, और चूंकि वो युवा था इसलिए उसे बहुत अधिक ध्यान मिलना चाहिए था। लेकिन तेजस के शानदार प्रदर्शन के कारण लोग टेम्पररी तौर पर आदर्श को भूल गए। आदर्श, क्या वो सबसे मजबूत आत्मा वाला है? ये सही है। अगर आदर्श ने प्रारंभिक परीक्षा में कोई खामी न अपनाई होती तो वो उपस्थित सभी नश्वर रक्त योद्धाओं में सबसे प्रबल आत्मा वाला व्यक्ति होता। हो सकता है कि उसकी आत्मा बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसकी ताकत कैसी है? वो कितना अच्छा हो सकता है? वो ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। वो बच्चा सिर्फ 12 साल का है। हमारे युवा मास्टर तेजस एक बेहतरीन प्रतिभावान है, लेकिन वो पहले से ही 14 साल का है। कम से कम भले ही उस बच्चे में प्रतिभा हो और वो युवा मास्टर तेजस को पछाड़ सके, लेकिन उनकी उम्र में 2 साल का अंतर है, इसलिए उसकी ताकत बहुत कम होगी। लोग ताओ जनजाति के योद्धा की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत होते हुए अपना सिर हिलाने लगे। विशाल जंगल के नागरिकों को यह समझने में कठिनाई हुई कि आत्मा क्या है, लेकिन साधना तकनीक की ताकत कुछ ऐसी थी जिसे वे समझ सकते थे। अगर आदर्श अपने मुक्के से काले लोहे के पत्थर को तोड़ सके तो उसे शक्तिशाली माना जाएगा। यदि वो ऐसा नहीं कर सके तो इससे यह सिद्ध हो गया कि स्पिरिट एक भड़कीला नौटंकी मात्र था। ये विशाल जंगल के लोगों का विचार था, सरल और सीधा। बच्चे, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। आदर्श को मंच पर आते और उसके पास से गुजरते देख विक्रम को खुशी का फीलिंग हुआ। तेजस का शानदार प्रदर्शन देखकर विक्रम को जलन हुई, लेकिन चाहे वो कितना भी ईर्ष्यालु क्यों न हो, वो हमेशा से ताओ जनजातीय कबीले और लियान जनजातीय कबीले के बीच के अंतर को जानता था। इसलिए विक्रम को इसे एक्सेप्ट करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। और अब मंच पर जाने की बारी आदर्श की थी। विक्रम मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि आदर्श की उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता था, फिर भी वो इसे स्पष्ट रूप से जानता था। आदर्श केवल ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट का प्रदर्शन कर सकता था, और उससे भी बढ़कर ये उसने द्रोण से गुप्त रूप से सीखा था। पहली बात तो ये कि द्रोण का मानक किसी ताओ जनजाति के विशेषज्ञ के स्तर का नहीं था। दूसरी बात, आदर्श ने इसे गुप्त रूप से सीखा था, इसलिए ये अंतर चौंकाने वाला था। आदर्श द्वारा गुप्त रूप से सीखी गई ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट का उपयोग करके तेजस की स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारों के खिलाफ कंपीट करने के बारे में सोचकर विक्रम अपनी हंसी नहीं रोक सका। तुलना करना यातनापूर्ण था, लेकिन आपको तेजस के बाद प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? ये कंट्रास्ट बहुत क्लियर होगा। छोटे गुलाम, बाद में अच्छा करना। अपने मालिक का चेहरा खराब मत करना मेरा। जैसे ही आदर्श विक्रम के पास से गुजरा, उसके कानों में विक्रम की आवाज गूंज उठी। आदर्श रुक गया और अपना सिर विक्रम की ओर घुमाया। तुम क्या देख रहे हो? विक्रम ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। एक मंदबुद्धि को देख रहा हूं, आदर्श ने शांति से कहा और सफेद जेड मंच की ओर चलता रहा। विक्रम का चेहरा उतर गया और वो जमीन में गड़ गया। छोटे कमीने, तुम भी मुझे ऐसा मुंह दिखाकर जवाब दोगे? उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण भाव उभर आया, जबकि आदर्श पहले ही विक्रम की धमकी को इग्नोर करते हुए मंच पर जा चुका था। आदर्श सफेद जेड मंच के बीचों बीच मजबूती से खड़ा था। सबकी नजरें उसी पर टिकी थी, उसके परफॉर्मेंस का इंतजार कर रही थी। आदर्श को कुछ फील हुआ। उसने आसमान में उड़ते हवाई जहाज की तरफ अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। इसमें कोई शक नहीं कि ज्योति और दुर्जय उसी में सवार होकर सेमीफाइनल देखने आए थे। जैसे ही आदर्श मंच पर आया, वे अचानक प्रकट हो गए। आदर्श को पता था कि वे उसे देखने आए थे। जहां तक तेजस का सवाल है, उसे लगा कि यह एक कोइंसिडेंस था। तेजस उदासी में डूब गया। ज्योति 20 मिनट पहले क्यों नहीं आई ताकि वो उसे चमकते हुए देख सके? एक सुंदरी के सामने अपना हुनर दिखाना तेजस के लिए खुशी की बात होती। दुर्भाग्यवश ज्योति इस मौके से चूक गई। हवाई जहाज को देखकर आदर्श को ऐसा लगा जैसे वो खिड़की से ज्योति को अपनी ओर देखते हुए देख सकता था। आदर्श मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने कल रात ज्योति के साथ हुए घमासान मुकाबले को मन ही मन दोहराया और एक बार फिर आगे की समझ हासिल करने लगा। थोड़ी देर सोने के बाद वे अंतर्दृष्टियां क्षणभंगुर हो गईं। एक पल स्पष्ट तो अगले ही पल धुंधली। आदर्श देखना चाहता था कि क्या वो सचमुच उन अंतर्दृष्टियों को आत्मसात कर सकता था। एक गहरी सांस के साथ आदर्श आसपास के स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को फील कर सकता था। वो जिस सफेद जेड मंच पर खड़ा था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जिसके 4 स्तंभों पर 4 उजाड़ अस्थि अवशेष चमक रहे थे। उजाड़ अस्थि अवशेष की सरणी ने कंडेंस्ड स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को ऑपरेट किया, जिससे मंच में ताओ आदिवासी कबीले के बाहरी इलाके की तुलना में 100 गुना अधिक स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई थी। ये वाकई साधना का खजाना था। आदर्श भी इस तरह के खजाने का लालच करता था। बेशक अगर वो इसे ले भी लेता तो उसके पास इसे शक्ति देने का कोई मेथड नहीं था। ओह! आदर्श ने एक के बाद एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके शरीर के 36,000 छिद्र खुल गए हैं।
उसने लालच से सफेद जेड स्तर पर ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया। इस स्तर पर अभ्यास के अलावा सिर्फ खड़े होने से ही व्यक्ति की साधना बढ़ जाती थी। आदर्श के हृदय के भीतर बैंगनी क्रिस्टल ने धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। बैंगनी क्रिस्टल के भीतर एक छोटा सा भंवर दिखाई दिया और आसपास के स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई इस भंवर से अट्रैक्ट होने लगे और जल्दी से बैंगनी क्रिस्टल में घूमने लगे। शुद्ध ऊर्जा ने आदर्श के शरीर के हर इंच को क्लीन कर दिया। ये एहसास अविश्वसनीय था। आदर्श को नशा सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शराबी 1000 साल पुरानी शराब से भरी झील में गिर गया हो और उसे पीने की पूरी आजादी हो। ये बच्चा, ये हिल क्यों नहीं रहा है? मैं देखना चाहता था कि वो कितना अच्छा है, फिर भी उसने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? लोगों की जबानें लड़खड़ा गईं। शुरू से लेकर अब तक आदर्श 3 मिनट तक बिना हिले डुले खड़ा रहा। तेजस ने अपनी बाहें क्रॉस की और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गर्व से भरे भाव के साथ उसने सोचा भी नहीं था कि आदर्श सेमीफाइनल में उसके लिए कोई खतरा बन पाएगा। जब स्त्री सदृश तलवार प्रकट हो गई है तो उसे कौन चैलेंज कर सकता है? इस समय आदर्श ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं। ये एक सिंपल मुद्रा थी और इससे स्वर्ग पृथ्वी युआन की ऊर्जा प्रवाह में कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि जब भी स्वर्ग पृथ्वी युआन की ऊर्जा प्रवाह आदर्श के शरीर के पास आता, बैंगनी क्रिस्टल उसे एब्जॉर्ब कर लेता। उसके शरीर के भीतर ऊर्जा के एक के बाद एक पंप के साथ आदर्श ने मुक्के मारना शुरू कर दिया। उसकी चालें थ्रिलिंग तो नहीं थी, लेकिन लोगों को एक कोमलता का एहसास कराती थी। आदर्श का हर अंदाज और हाव भाव बेहद धीमा था, लेकिन बेहद सुरीली और सहज थी। ये मुट्ठी टेक्निक किसी भी सामान्य व्यक्ति को अचरज में नहीं डालेगी। ये बस सिंपल चालें थीं जिन्हें कोई भी सामान्य व्यक्ति आसानी से सीख और अपना सकता था। कुछ देर बाद कई दर्शक बेचैन हो गए। क्या बकवास है? ये कैसी मुट्ठी वाली टेक्निक है? अगर हमें ऊपर जाने को कहा जाए तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। जल्दी से कुछ पावरफुल करो, ये बहुत उबाऊ है। क्या वो सचमुच कट बना सकता है? दर्शक एकांत में बातें करने लगे। उनके लिए केवल मुक्काबाजी ही असली मुक्काबाजी है, जिससे चट्टानें चकनाचूर हो सकें और पेड़ गिराए जा सकें। यहां तक कि कई योद्धा भी ऐसा ही सोचते थे। आदर्श भले ही तेजस के करीब ना पहुंच पाए, लेकिन प्रारंभिक दौर में प्रथम होने के नाते उसे कम से कम कुछ काले लोहे के पत्थर को चकनाचूर कर देना चाहिए। आम लोग यहां रोमांच के लिए आए थे, जबकि विशेषज्ञ टेक्निक पर नजर रख रहे थे। अधिकारी रुद्र आदर्श की हर हरकत पर नजर गड़ाए रहे। शुरुआत में तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनके हाव भाव बदल गए और उनके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। ओह, इस बच्चे की ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट वाकई में कितना सामंजस्यपूर्ण एहसास दे सकती है। ऐसा लगता ही नहीं कि उसने ये मुट्ठी की टेक्निक विशाल जंगल में सीखी है। लोगों की भयंकर जानवरों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए वैभव दिव्य साम्राज्य ने खुलेआम ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट प्रकाशित किया था और इसे लंबे समय तक लोगों तक पहुंचाया गया था। जिन लोगों के पास ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट तक पहुंच थी, वे अच्छे और बुरे दोनों तरह के थे। योद्धाओं की बात की पीढ़ियों ने अक्सर अपनी समझ को इसमें शामिल कर लिया, जिसके कारण ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट के कई वर्जन बन गए। जैसे जैसे साधना टेक्निक व्यापक होती गई, इसमें कुछ कमियां भी आईं। कई वर्जन का होना अच्छी बात नहीं थी। कुछ वर्जन में चीजें अति सरलीकृत थीं और कुछ में चीजें हटा दी गईं। इन सभी अलग अलग मानकों के परिणाम स्वरूप ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट डैश का सार नष्ट हो गया। लेकिन एक फायदा यह था कि इसे सीखना आसान था। वास्तविक और कठोर रूढ़िवादी ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट शायद कभी भी विशाल जंगल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसे सीखना बहुत कठिन था। आदर्श उस समय सबसे पारंपरिक डैश ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट डैश कर रहा था। ज्योति के सुरों के साथ आदर्श अपना जादू दिखाने में कामयाब रहा। ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट वैभव दिव्य साम्राज्य का एक आधारभूत कौशल था, इसलिए ये उनकी सेनाओं के लिए मानक मेथड थी। स्वर्ण रक्षक के 1000 परिवारों के रूप में अधिकारी रुद्र रूढ़िवादी ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट में पारंगत थे, इसलिए वो आदर्श की मुट्ठी टेक्निक के स्तर को तुरंत पहचान सकते थे। इस बच्चे की बोधगम्यता वाकई कमाल की है। अधिकारी रुद्र हैरान रह गए। बोधगम्यता के बिना अगर आप पारंपरिक ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट भी सीख लें तो भी इसमें महारत हासिल करना मुश्किल था, और आदर्श तो 12 साल का था। ये चौंकाने वाली बात थी। वास्तव में भीड़ की बड़बड़ाहट और अधिकारी रुद्र की प्रशंसा से आदर्श को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस समय आदर्श सफेद जेड मंच पर कोई नियम नहीं, कोई आकार नहीं, कोई शून्य नहीं, कोई मैं नहीं की स्टेट में पहुंच गया था। यह पहली बार था जब आदर्श घने स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर रहा था। बैंगनी क्रिस्टल यहां स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई की ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से एब्जॉर्ब कर सकता है। हालांकि इन वीरान हड्डियों में बहुत ऊर्जा होती थी, लेकिन वे जड़ी बूटियों जैसी थी। इनमें से कुछ ऊर्जा प्योर नहीं होती थी, कुछ एब्जॉर्ब होने पर विषाक्त हो जाती थी, जिससे एब्जॉर्ब करने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचता था। ये व्यक्ति की नींद को कमजोर कर सकती थी या उसे पचाना इम्पॉसिबल बना सकती थी, जिससे अंततः व्यक्ति की डेथ हो सकती थी। लेकिन स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई ऐसा नहीं करती। ये ऊर्जा का सबसे मौलिक शुद्धतम रूप था। बेशक स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई में एक कमजोरी थी। यह उजाड़ अस्थि ऊर्जा जितनी जीवंत नहीं थी। स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को एब्जॉर्ब करके लेवल अप करने में बहुत लंबा समय लगेगा।
जैसा कि प्राचीन कहावत है, मांस खाने वाला बहादुरी से आगे बढ़ता है, कीवी खाने वाला मरता नहीं है और देवता बन जाता है। कीवी भक्षक उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्वर्ग पृथ्वी युवान कीवी को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसकी आयु लंबी होती है और उसकी शक्ति किसी देवता के बराबर होती है। जब आदर्श का शरीर और मन स्वर्ग पृथ्वी युवान कीवी के साथ विलय हो गए तो उसकी आत्मा कीवी और आत्मा एक हो गए। उस क्षणभंगुर अवस्था में उसे ऐसा लगा जैसे वो ड्रैगन रिप टाइगर बॉर्न फिस्ट के रचयिता को छू सकता है और उसकी विरासत का सच्चा अर्थ प्राप्त कर सकता है। ये सच्चा अर्थ केवल सबसे रूढ़िवादी ड्रैगन रिप टाइगर बॉर्न फिस्ट में ही मौजूद था। अब ये धीरे धीरे आदर्श के मन में समा गया। आदर्श की हर हरकत और रुख में सच्चा अर्थ समाया हुआ था, मानो उसका अपना जीवन हो। आदर्श के मन में ये सच्चा अर्थ विभिन्न इमेजेस में विकसित हो गया था। ये एक स्वर्ण ड्रैगन और एक भयंकर बाघ के बीच लड़ाई थी। अजगर ऊंची उड़ान भर रहा था, बाघ छलांग लगा रहा था, धरती कांप रही थी और पहाड़ हिल रहे थे। ये वही सपना था जो आदर्श ने कल रात देखा था। बस फर्क इतना था कि इस बार वो जाग रहा था और लड़ाई देख रहा था। वो हर छोटी बड़ी बात देख सकता था। आदर्श को जंगल में बिताई पिछली रात की याद आई जब उसे ड्रैगन रिप टाइगर बॉर्न फिस्ट डैश का अभ्यास करते समय एक अजीब सी अनुभूति हुई थी। उस समय उसे इसे समझने में परेशानी हुई, लेकिन आज वो ऐसा कर सकता था। आदर्श को अंततः समझ आ गया कि वो रहस्यमयी अनुभूति क्या थी। कई महीने पहले कीवी गैदरर क्षेत्र में एंटर करने से पहले आदर्श ने ज्योति द्वारा छोड़े गए नोट्स पढ़े थे। उन नोट्स में इस रहस्यमयी एहसास के बारे में कुछ लिखा था। आदर्श कल रात उन्हें आपस में जोड़ने में अनसक्सेसफुल रहा था। जब ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट में महारत हासिल कर ली गई तो मन में एक ड्रैगन और एक बाघ प्रकट हुए। बाघ पहाड़ों से छलांग लगाता और ड्रैगन 9 आसमानों तक पहुंच जाता। मन ही मन अजगर और बाघ के बीच युद्ध देखकर आदर्श उनकी चालों की नकल करने से खुद को नहीं रोक पाता। हर चाल बाघ और अजगर की चाल थी। उस वक्त ड्रैगन रिप टाइगर बॉर्न फिस्ट का हर पहलू किसी की हड्डी में उतर जाता। इसके बाद एक योद्धा ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट की सभी चालों को भूल सकता है, लेकिन जब वे युद्ध करेंगे तो वे अपनी हर चाल में ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट को पूरी तरह से शामिल कर पाएंगे। ये डैश ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट डैश को पूरी तरह से पचाने के बराबर था। हालांकि ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन ये नश्वर रक्त और पर्पल ब्लड लोगों की एक बुनियादी मुट्ठी तकनीक मात्र थी। अगर किसी मार्शल आर्ट के साधक को ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट की मुट्ठी की चालों से बांध दिया जाए तो ये एक त्रासदी होगी, क्योंकि उनके भाग्य में महान कार्य करने का कोई स्थान नहीं था। क्योंकि ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट में पूरी तरह से महारत हासिल करने के बावजूद ये पर्पल ब्लड क्षेत्र के शिखर पर था। लेकिन अगर वे अपनी मार्शल आर्ट प्रणाली में ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का सार समाहित कर सकें तो ये पूरी तरह से अलग होगा। ये सब ज्योति के नोट्स में दर्ज था। ये ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट के रचयिता द्वारा छोड़ा गया सच्चा अर्थ भी था। सिर्फ ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट ही नहीं, इस दुनिया में हर साधना टेक्निक की अपनी सीमाएं होती हैं। यहां तक कि वैभव पवित्र तकनीक डैश भी ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट से उच्च कोटि की हो सकती है, फिर भी उसकी अपनी सीमाएं हैं। आगे खेती करने के लिए खेती की टेक्निक बदलनी होगी। योद्धाओं को अपनी साधना टेक्निक को लगातार बदलना पड़ता था। कम ग्रहणशीलता वाले योद्धा खराब साधना टेक्निक के कारण बर्बाद हो जाते थे। जहां तक उच्च ग्रहणशीलता वाले लोगों की बात है, वे पुरानी साधना टेक्निक को आत्मसात कर सकते हैं और उसे अपनी मार्शल आर्ट की समझ में शामिल कर सकते हैं। अंततः वे मार्शल आर्ट के अपने मार्ग पर चल पाएंगे। इसे साधना टेक्निक की सीमाएं भी कहा जाता है, लेकिन मार्शल आर्ट के मार्ग की कोई सीमा नहीं है। यही वो रहस्यमयी एहसास भी था जो आदर्श ने महसूस किया था। अब आदर्श उस दायरे की दहलीज छूने में कामयाब हो गया था। आदर्श की हर चाल और रुख अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गया, मानो वो आसपास के एनवायरमेंट के साथ घुल मिल गया हो। ये देखकर अधिकारी रुद्र और अधिक आश्चर्यचकित हो गए और धीरे धीरे गंभीर हो गए। क्या ये हो सकता है कि ये दिनचर्या को भूलकर निराकार हो जाना हो? ये बच्चा 12 साल की उम्र में ही उस दायरे की दहलीज को छूने में कामयाब हो गया है। ये क्षेत्र ऐसा था जिसे हर उस व्यक्ति को समझना था जो मार्शल आर्ट में बड़ी पहचान बनाना चाहता था। आदर्श ने ऐसा लगभग 15 मिनट तक किया। वो एक तरह की समाधि में चला गया था और पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था। लेकिन आसपास के दर्शक इंतजार करते करते थक चुके थे। आपको ये जानना जरूरी है कि आदर्श से पहले सबसे लंबा परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति विक्रम था, जिसने केवल कुछ मिनट लिए थे। लेकिन आदर्श ने विक्रम से 5 गुना ज्यादा टाइम लिया था। यदि आदर्श तूफान की तरह पूरी ताकत से आगे बढ़ता और हर मोड़ पर चट्टानों को तोड़ता और पेड़ों को काटता तो वे इसे सहन कर सकते थे, क्योंकि ये अभी भी देखने लायक दृश्य था। लेकिन आदर्श तो बस अपनी साधारण सी हरकतें कर रहा था। वे उसे देखते देखते बहुत समय से ऊब चुके थे। ये बच्चा क्या ये कर सकता है? क्या हमें सचमुच एक कायरतापूर्ण परफॉर्मेंस देखने की जरूरत है? मैं उससे बेहतर कर सकता हूं। ताओ जनजाति के सभी लोग अकेले में बड़बड़ा रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो चिल्लाकर अपनी बात कह सके। अधिकारी रुद्र परीक्षक था और जब तक वो आदर्श को रोकने के लिए नहीं कहता तब तक वे एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे। वे केवल अकेले में ही चर्चा कर सकते थे और अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते थे।
वास्तव में आम दर्शक ही नहीं बल्कि विक्रम और तेजस भी ये नहीं बता सके कि आदर्श अपने ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट डैश के साथ क्या आकर्षण प्रदर्शित कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि विक्रम और तेजस ने जिस ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट का अभ्यास किया था वो त्रुटिपूर्ण था और उसमें सामंजस्य बिठाना इम्पॉसिबल था। ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट शरीर को ट्रेन करने वाला एक उत्कृष्ट कौशल था और वैभव दिव्य साम्राज्य का एक राष्ट्रीय खजाना मैनुअल था, इसलिए ये एक उत्कृष्ट साधना तकनीक थी। इसकी चरम सीमा तक साधना करना आसान नहीं था। न केवल एक उचित गुरु की आवश्यकता थी बल्कि व्यक्ति के पास अपनी स्वयं की बोधगम्यता भी होनी चाहिए थी। लेकिन तेजस और विक्रम में दोनों क्राइटेरिया का अभाव था। चाल भले ही सुंदर लग रही हो लेकिन मुक्कों में दम नहीं है, ये तो बस दिखावा है, बताने लायक कुछ नहीं, तेजस ने जम्हाई लेते हुए कहा। उसने आदर्श के मुक्कों के हुनर काफी देखे थे। वो बस आदर्श के आखिरी कुछ दांव पूरे करने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद सफेद जेट स्टेज से कूदकर काले लोहे के पत्थर पर वार करेगा, तभी उसे आदर्श की असली ताकत का अंदाजा हो पाएगा। विक्रम के मन में भी तेजस जैसा ही विचार था। वो भी आदर्श की असली ताकत जानना चाहता था। हालांकि आदर्श इस पूरे समय विजयी रहा था। विक्रम ने कभी आदर्श को अपनी असली ताकत दिखाते नहीं देखा था। जब आचार्य वेदांत ने आदर्श को चुना था तो वो उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा के कारण था। भीम को अपंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि भीम बहुत कमजोर था। राज्य के चयन की प्रारंभिक परीक्षा में उसका चमकना उसकी आत्मा के कारण था, उसकी आत्मा के कारण नहीं। विक्रम आदर्श का मुखौटा फाड़कर देखना चाहता था कि वो सचमुच कितना ताकतवर है। लेकिन आदर्श ने एक ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट दिखाया था जो किसी बूढ़ी दादी के पैर बांधने वाले कपड़े जैसा था। वो लंबा और बदबूदार था। ये कब खत्म होगा? 15 मिनट के बाद फिर 15 मिनट आए। तेजस इंतजार करते करते पूरी तरह थक चुकी थी। वो दृढ़ता से मानने लगा कि आदर्श की ताकत भयानक थी। जहां तक विक्रम की बात है, उसकी भी यही सोच थी। अगर ऐसा नहीं होता तो आदर्श को आसानी से कुछ काले लोहे के पत्थरों को नष्ट करने के लिए कुछ अटैक करने चाहिए थे। ये छोटा सा गुलाम बेईमानी से जनता को धोखा दे रहा है। अगर उसमें सचमुच इतनी क्षमता होती तो वो पहले ही इसका खुलासा कर देता। जहां तक उस बूढ़े अधिकारी रुद्र की बात है, उसे शुरुआत में ही एहसास हो गया होगा कि उसने गलती की है। वो सिचुएशन को नहीं बचा सकता, इसलिए वो नहीं चाहता कि इस छोटे से गुलाम का अंत हो। जैसे ही विक्रम सोच रहा था, अचानक वो दंग रह गया क्योंकि उसने आदर्श के ऊपर बैंगनी धुंध को उभरते देखा जो अभी भी परफॉर्म कर रहा था। बैंगनी धुंध ने रोशनी बिखेर दी, जैसे कोई झरना सूरज की रोशनी को बिखेरकर इंद्रधनुष बनाता है। वो और भी खूबसूरत होता जा रहा था। इस खूबसूरत नजारे का क्या मतलब था? वाह! उद्धरण चिन्ह। आदर्श के शरीर से एक शुद्ध सार आकाश में उड़कर बादलों तक पहुंच गया। ये सार आकाश में फैलने लगा और एक बैंगनी बादल का रूप ले लिया। ये बैंगनी साटन की तरह भव्य था। इस दृश्य ने कई लोगों को अचंभित कर दिया था। दरअसल वे ये नहीं बता पा रहे थे कि इस दृश्य का आदर्श से कोई लेना देना है या नहीं। उसके मुक्कों से बैंगनी धुंध कैसे पैदा हो सकती है? लोगों ने खुद को संभाला और उन्होंने देखा कि आदर्श की मुट्ठियां हल्की सी चमक रही थी। सभी दिशाओं से आदर्श पर भारी मात्रा में ऊर्जा आई। उस क्षण आदर्श को लगा कि वो लगभग बैंगनी रक्त क्षेत्र के द्वार को छूने की दहलीज पर था। ओह, ये तो बैंगनी हवा पूर्व से आती है। अधिकारी रुद्र को गहरा सदमा लगा। जब कोई व्यक्ति अपनी मार्शल आर्ट पर फोकस करता है और सभी विकर्षणों को दूर कर देता है तो वो डेस, न नियम, न आकार, न शून्य, न मैं डेस की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में उसका सार प्रकट हो सकता है। जो सार उत्पन्न हुआ वो आसपास के स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के साथ मिक्स्ड हो सकता था तथा कंडेंस्ड होकर आकाश में ऊपर की ओर हवा का प्रवाह बन सकता था। ये बैंगनी हवा पूर्व से आती है। बैंगनी हवा को स्वर्ग के पुत्र की आभा के रूप में भी जाना जाता था और ये अवर्णनीय रूप से कीमती थी। बैंगनी हवा पूर्व से आती है का किसी व्यक्ति की साधना से कोई लेना देना नहीं था। ये विशुद्ध रूप से एक अवस्था थी। ये एक ऐसी साधना अवस्था थी जिसका कई मार्शल कलाकार स्वप्न देखते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि की तरह ये ऐसी चीज थी जो खोजे बिना ही प्राप्त हो जाती थी। लेकिन कई मार्शल आर्ट मास्टर्स, मानव अधिपतियों ने अपने जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति में प्रवेश नहीं किया है। बैंगनी हवा पूर्व से आती है। हवाई जहाज पर बूढ़े आदमी दुर्जय ने अपनी दाढ़ी पकड़ ली और उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने अपनी दाढ़ी का कुछ हिस्सा उखाड़ लिया है क्योंकि वो दर्द से बेखबर था। उससे कुछ ही दूरी पर ज्योति खड़ी थी जो इस दृश्य से मंत्रमुग्ध थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। इस समय आदर्श की हड्डियों से एक नरम ध्वनि निकलने लगी। ये ध्वनि शुरू में धीमी थी लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई। हड्डियां बिजली की तरह, कंडराएं मजबूत धनुष की तरह। बज, आवाज और तेज होती गई। साथ ही आदर्श के शरीर से निकलने वाली रोशनी और तेज होती गई, मानो आदर्श के शरीर से एक छोटा सा सूरज उग आया हो। इस समय आदर्श का सार एकजुट हो गया था। दिनचर्या की सीमा होती है, लेकिन मार्शल आर्ट की कोई सीमा नहीं है के बारे में उसकी समझ गहरी हो गई और उसके दिमाग में ड्रैगन बाघ की प्रेत छवियां अधिक ज्वलंत हो गईं।
अंततः जब आदर्श ने अपनी सारी ऊर्जा चरम सीमा तक एकत्रित कर ली तो उसने ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट की अंतिम मुद्रा का प्रदर्शन किया। हालांकि ये 18वीं बार था जब आदर्श ने ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट के पूरे सेट का प्रदर्शन किया था। अंतिम मुक्का मारा गया। बूम! क्वोट। आदर्श के शरीर के भीतर की ऊर्जा जोर से बाहर निकली। उसके शरीर ने अपने भीतर भारी मात्रा में ऊर्जा को संकुचित कर लिया था और इसके मुक्त होने के साथ ही आदर्श की हड्डियों और मांसपेशियों की ध्वनियां भी एक हो गईं। पेंग 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 पेंग। उद्धरण चिन्ह। मंच पर ताओ जनजाति के बुजुर्गों के पास रखे दर्जन भर चाय के कप और 3 चायदानी टूट गए। चाय के छींटे पड़ने से बुजुर्गों को गहरा सदमा लगा। ताओ जनजाति के बुजुर्ग बैंगनी रक्त क्षेत्र में थे, लेकिन ताओ जनजाति के कुछ सलाहकार ऐसे भी थे जिन्हें मार्शल आर्ट का कोई ज्ञान नहीं था। अपने चाय के प्याले टूटते देख वे डर के मारे पीछे हट गए। ये क्या है? कई लोगों ने सफेद जेड मंच की ओर देखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ आदर्श को आंखें बंद किए ध्यानमग्न देखा। उसके हाथ उसकी भौहों पर थे और उसकी उंगलियां एक दूसरे की ओर इशारा कर रही थीं। धीरे धीरे वो अपने हाथों को शरीर की केंद्रीय धुरी का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर अपने डेंटियन तक ले गया। जहां तक समापन की बात है, ज्योति ने डैश ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट डैश में लिखा था कि केवल एक पूर्ण साधना तकनीक का परफॉर्मेंस ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समापन डैश ची डैश को वापस खींचने का भी एक मेथड है। ची को वापस खींचकर व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और अपनी अंतर्दृष्टि को सुदृढ़ कर सकता है। तभी साधना टेक्निक का एक पूरा क्रम पूर्ण माना जाएगा। आदर्श ने यह प्रोसेस पूरी करने के बाद एक गहरी सांस छोड़ी। आदर्श की ऊर्जा उस सांस में मौजूद थी, इसलिए एक ब्लेड की तरह सांस बिना नष्ट हुए दूर तक उड़ गई। तभी आदर्श ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बिजली के 2 गोले जैसी थीं, खासकर तेज और पैनी। अभी जो हंगामा हुआ, क्या वो स्टेज पर मौजूद बच्चे की वजह से था? उद्धरण चिन्ह। दर्शक अभी भी अनिश्चित थे, क्योंकि उन्हें ये बात अविश्वसनीय लगी। ये होना चाहिए, कुछ लोगों ने अनिश्चितता से कहा। आसमान की ओर देखने पर बैंगनी धुंध अभी भी हल्की चमक रही थी। मंच पर एक दर्जन टूटे हुए चाय के कप पड़े थे। टूटे हुए टुकड़े कुचले हुए अंडे के छिलकों जैसे थे। सबसे बड़ा टुकड़ा भी किसी इंसान के नाखून के आकार का था। कुछ टुकड़े तो धूल में भी बदल गए थे। ये वाकई हैरान करने वाला था। जब आदर्श ने परफॉर्म किया तो उसने कुछ बैंगनी धुंध पैदा की। उसके ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट ने हड्डियों के फटने की आवाजें पैदा की और यहां तक कि चाय के कप भी टूट गए। लोगों को इस तथ्य पर विश्वास करने में काफी समय लगा। वे अचंभित थे। लियान जनजाति के योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य तो और भी स्तब्ध थे। वे बैंगनी धुंध को समझ नहीं पाए, लेकिन चाय के प्यालों ने उन्हें चकरा दिया। क्या ये वही क्षेत्र नहीं था जिसका जिक्र द्रोण ने किया था? 9 बादलों में गड़गड़ाहट, आश्चर्यजनक धनुष से झुंड गिरता है। योद्धा तैयारी शिविर के ये सदस्य आदर्श को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, मानो वे डर गए हों। सेमीफाइनल की शुरुआत से लेकर अब तक सभी प्रतियोगियों ने अपनी ताकत साबित करने के लिए पत्थर तोड़ने की विधि का इस्तेमाल किया था। जब विक्रम की बारी आई तो उसने एक रोलर के आकार का काला लोहे का पत्थर चकनाचूर कर दिया, और जब तेजस की बारी आई तो उसने ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट की बेड़ियां तोड़ दी और स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें डैश का परफॉर्मेंस किया, जो बेहद इंप्रेसिव था। अंत में तेजस ने अपनी विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल अपनी साधना टेक्निक की ताकत साबित करने के लिए किया। लेकिन जब यह आदर्श तक पहुंचा तो उसने एक बार भी काले लोहे के पत्थर पर अटैक नहीं किया, लेकिन अंत में उसने अपने शरीर के भीतर एक बैंगनी धुंध पैदा कर दी और जब उसकी हड्डियों से विस्फोट की आवाज आई तो चाय के कप टूट गए। तेजस ने तलवार की ऐसी ऊर्जा पैदा की थी जो सामान्य नश्वर रक्त योद्धा नहीं कर पाते, लेकिन आदर्श ने बैंगनी धुंध और टूटे हुए चाय के प्याले पैदा किए थे। तुलना करने पर कौन बेहतर था और कौन बदतर, योद्धा तैयारी शिविर के लोग कुछ नहीं बता पाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि उनके युवा गुरु विक्रम उन दोनों पर भारी पड़ रहे थे। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों के नेता भीम को शायद ही विश्वास हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। इस समय विक्रम पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। उसे असल में नहीं पता था कि आदर्श ने क्या किया था, लेकिन उस किरण को आसमान में उड़ते और दर्जनों प्यालों को टूटते देखकर विक्रम को यकीन हो गया था कि आदर्श की मुट्ठी की टेक्निक में कुछ अद्भुत था। अन्यथा ऐसी घटना कैसे घटित हो सकती है? क्या उसे कोई खास अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी? विक्रम को बैंगनी हवा पूर्व से आती है देख के बारे में तो पता नहीं था, क्योंकि ये उसकी समझ से परे था, लेकिन वो समझ गया कि ये अंतर्दृष्टि से प्राप्त कोई चीज थी। शायद आदर्श ने दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर ले लिया था। विक्रम की आंखें ईर्ष्या से जल उठीं। वो गुस्से से लाल हो गया क्योंकि उसे लग रहा था जैसे उसकी कोई चीज छीन ली गई हो। प्रारंभिक और सेमीफाइनल में चमकने में सक्षम होना, स्वर्ण रक्षक अधिकारियों द्वारा मूल्यवान माना जाना, स्वर्ण रक्षक अभिजात वर्ग का सदस्य बनना, ये वे चीजें थीं जो विक्रम चाहता था। लेकिन सबसे पहले तो उसे बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने में असफलता मिली। अब तक उसे अपनी असफलता का कारण पता नहीं था। अगर वो बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर पाता तो राज्य के चयन को पार करना खाने पीने जितना आसान होता। स्वर्ण रक्षक अभिजात वर्ग में प्रवेश करना भी आसान होता। अब राज्य के चयन में सफल होने के लिए उसे अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना था।
प्रारंभिक परीक्षा में वो किसी तरह प्रमुखता हासिल करने में कामयाब रहा और उसने सोचा कि वो अधिकारी रुद्र का ध्यान अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन पल भर में ही आदर्श ने उसे पीछे छोड़ दिया। जब आदर्श ने अपनी साधना टेक्निक का परफॉर्मेंस किया तो उसने चट्टानों को नहीं तोड़ा या पेड़ों को नहीं काटा, लेकिन सिर्फ वो प्रकाश किरण और उसकी विस्फोटक हड्डियों की आवाज, जिसने 1 दर्जन चाय के कपों को तोड़ दिया, उसे चरम सीमा तक ढकने के लिए पर्याप्त थी। और तो और ये व्यक्ति उनके आदिवासी कबीले का एक गरीब आम आदमी था। विक्रम ने कभी सपने में भी ऐसे दिन की उम्मीद नहीं की थी। और जिस बात ने विक्रम को सबसे अधिक उदासी महसूस कराई वो ये थी कि उसने अभी भी आदर्श की असली शक्ति को नहीं देखा था। वास्तव में उसके हाथ का खुलासा किए बिना आदर्श का अटैक और विनाशकारी शक्ति अभी भी एक रहस्य थी। आदर्श बहुत शक्तिशाली लग रहा था और चूंकि उसने कभी किसी से सीधा मुकाबला नहीं किया था, इसलिए कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। क्या वो मेरिडियन क्षेत्र, क्यूई गैदरर क्षेत्र या उससे भी ऊंचे स्तर के शिखर पर है? प्लेटफॉर्म से कुछ ही दूरी पर अधिकारी रुद्र अभी भी सदमे की स्थिति में थे। विशाल जंगल में रहने वाले एक आदिवासी कबीले के गरीब युवक के लिए पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट को प्रेरित करना अविश्वसनीय था। पर्पल एयर राजसी शान का प्रतीक था। यहां तक कि किंवदंतियां थीं कि पर्पल एयर किसी संस्थापक सम्राट या संत का हस्ताक्षर था। ऐसी अफवाहें इसलिए फैलीं क्योंकि जिन योद्धाओं ने पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट को प्रेरित किया था उनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी थीं। उनमें मार्शल आर्ट संतों के संस्थापक सम्राट बनने की क्षमता थी। क्योंकि बैंगनी हवा पूर्व से आती है, ये कहानी दुर्लभ थी, इसलिए राज्य के हृदय स्थल के उच्च स्तरीय योद्धाओं के बीच ये एक विचित्र किंवदंती थी। इसे और भी विचित्र बनाते हुए ये कहा जा सकता है कि जो लोग बैंगनी हवा पूर्व से आती है को प्रेरित करते हैं, उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की मान्यता प्राप्त थी। उनका एक दिव्य भाग्य था, मानो कोई तारा मानव के रूप में प्रकट हुआ हो। उनका असाधारण होना तय था। यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई थी। क्योंकि बैंगनी हवा पूर्व से आती है, यह व्यक्ति की आत्मिक ऊर्जा का परिणाम थी। स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के साथ मिलकर यह व्यक्ति की आत्मिक ऊर्जा का संकेत बन गई। इसका मतलब यह भी था कि स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई ने उस व्यक्ति को पहचान लिया था। स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा मान्यता प्राप्त भी कहा जा सकता है। हालांकि यह अतिशयोक्ति जैसा लगता है, लेकिन यह समझ में आता है। इस समय सफेद जेड मंच के ऊपर हवाई पोत में ज्योति नीचे हो रही एक्टिविटीज को देख रही थी और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ऊंचाई पर वे बैंगनी धुंध की खूबसूरती का आनंद ले सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे बैंगनी लपटों का एक ग्रुप जल रहा हो और उस बैंगनी धुंध के नीचे लिनेन पहने एक युवक खड़ा था। उसका व्यवहार असाधारण हो गया था, मानो उसे इस बात का एहसास हो कि वो किसी पहाड़ की चोटी पर है। बैंगनी हवा पूर्व से आती है निश्चित रूप से एक सरप्राइज था। दुर्जया, बूढ़े आदमी दुर्जय ने अचानक कहा। गुरुजी, क्या बात है? ज्योति ने बूढ़े दुर्जय की ओर मुड़कर प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन उसे केवल भौहें सिकोड़ते हुए देखा। बताइए, पता नहीं क्यों अचानक मेरे मन में एक विचार आया। कुछ महीने पहले जब क्लाउड वाइल्डरनेस में पर्पल क्लाउड्स का जन्म हुआ था, तो क्या यह भी पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट का ही एक फॉर्म हो सकता है? हालांकि योद्धाओं के बीच पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट दुर्लभ था, लेकिन इतिहास के लंबे इतिहास में अनगिनत उत्कृष्ट हस्तियां थीं। इसलिए इतिहास की किताबों में पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट के रिकॉर्ड मौजूद थे। लेकिन पर्पल क्लाउड्स बर्थ के लिए यह एक अद्भुत घटना थी। इतिहास की किताबों में भी ऐसी कोई घटना ढूंढने पर भी मुश्किल से ही मिलती है। विशाल क्लाउड वाइल्डरनेस पर एक बैंगनी बादल छा गया। ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। मूलतः कोई भी बैंगनी बादलों के जन्म को पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट के साथ नहीं जोड़ेगा, लेकिन बूढ़े आदमी दुर्जय ने किसी तरह एसोसिएशन का गठन कर लिया। ज्योति हैरान रह गई। गुरुजी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बैंगनी बादलों का जन्म इतने बड़े क्षेत्र में हुआ था, ये कैसे हो सकता है कि बैंगनी हवा पूर्व से आती है? बैंगनी हवा पूर्व से आती है जब एक योद्धा की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई की मान्यता प्राप्त करती है। जहां तक बैंगनी बादलों के जन्म का प्रश्न है, यदि पूरे विशाल जंगल की स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई सक्रिय भी हो जाती तो भी उसका इतना बड़ा परिमाण नहीं होता। ज्योति को यह अविश्वसनीय लगा। किसी महान सम्राट की सफलता में भी ऐसी अतिशयोक्ति नहीं होती। बूढ़े आदमी दुर्जय ने सिर हिलाया और आत्महीनता से हंसते हुए कहा, हा, मैं तो बस वही कह रहा था जो मेरे दिमाग में आया। बूढ़े दुर्जय ने इस बात का जिक्र आगे नहीं किया, लेकिन जब बूढ़े दुर्जय को कुछ प्रेरणा मिली तो उन्होंने बहुत सटीक बात कही। ज्योति, तुम उस बच्चे के लिए ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट वाला मैनुअल छोड़ गए हो जिस पर तुम्हारे नोट्स लिखे हैं। उसे इतनी समझ होना, उसकी सूझबूझ का बुरा ना होना तो लाजमी है। ज्योति, अब तुम उस बच्चे के गुरु हो। ओह, चूंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए वो बच्चा अब मेरा महाशिष्य है। उस बच्चे ने फिर मेरा फायदा उठाया। बूढ़े दुर्जय ने यह कहते हुए अपना सिर हिलाया। ज्योति ये सुनकर लगभग हंस पड़ी। अगर दूसरे लोग दादाजी को गुरु मानते तो उन्हें नुकसान होता, लेकिन जब बात उसके गुरु की आती तो अगर कोई उन्हें दादाजी पीढ़ी का गुरु मानता तो वो उसका फायदा उठाता। ज्योति, तुम नहीं कहते, लेकिन मुझे वो पसंद आने लगा है।
और तुम्हारे यिन मेरिडियन पर उसका प्रभाव, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? ज्योति ने सिर हिलाया। ये किसी परछाई के पीछे भागने जैसा था और कारण जानने का कोई मेथड नहीं था। उस रात जब वो वापस लौटी तो ज्योति ने अपने फेरी मेडन हार्ट सूत्र को ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसकी मेरिडियन सूखी थी, बिना किसी प्रतिक्रिया के। ये परिणाम भी अपेक्षित था, लेकिन दुर्जय आशावादी थे। उन्होंने कहा, ज्योति, मैं कुछ ही दिनों में मार्क्विस वेन्यून से मिलूंगा। बैंगनी बादलों के जन्म की जांच से अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मार्क्विस वेन्यून बादलों के जंगल में एक राजकीय खजाना लेकर आए थे। उस खजाने के कंपस से प्राचीन खंडहर मिल गए। वो गुप्त भूमि बेहद खतरनाक है, तुम अपनी पूरी ताकत से भी वहां एंटर नहीं कर सकते। मार्क्विस वेन्यून सहित वैभव दिव्य साम्राज्य के कई बड़े लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत देर तक विचार विमर्श किया, क्योंकि वे जल्दबाजी में अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इस बार मार्क्विस वेन्यून प्राचीन खंडहरों का एक अधूरा निर्माण मानचित्र प्राप्त करने में कामयाब रहे और मुझे आमंत्रित किया। मुझे इसमें बहुत रुचि है और मैंने जाने का डिसीजन लिया है। इस प्राचीन गुप्त भूमि में किसी प्राचीन उजाड़ स्वर्ग गुरु की विरासत हो सकती है। अगर मुझे कुछ प्रेरणा मिले तो मैं तुम्हारी समाप्त हुई मध्याह्न रेखाओं को जोड़ पाऊंगा। दुर्जय के ऐसा कहने पर ज्योति को चिंता हुई, लेकिन टच हुआ। मास्टर, वो प्राचीन खंडहर। हाँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे जाने का मुख्य कारण संरचना मानचित्र को हल करना है। इसके अलावा मैं वर्षों से विशाल जंगल में घूम रहा हूँ, मुझे कब कोई कष्ट हुआ है। जब मैं छोटा था तो मैं रहस्यमयी भूमि के खतरों के बीच खजाने प्राप्त कर सकता था। मैंने सभी प्रकार की खतरनाक स्थितियों का समाधान किया है। आप नहीं जानते कि कितने लोग मुझे रहस्यमयी भूमि में एंटर करने के लिए, अपने साथ शामिल करने के लिए संघर्ष करते थे। बूढ़े दुर्जय ने गर्व से कहा। वो इस बारे में शेखी नहीं बघार रहा था और उसके पास खतरों को दूर करने की क्षमता थी। वो कई खतरों का सामना करते हुए ढेर सारे खजाने लेकर लौटा था, लेकिन कई लोगों के लिए रहस्यमय भूमि में एंटर करने के लिए बूढ़े आदमी दुर्जय को अपने साथ शामिल करने के लिए संघर्ष करना बिल्कुल विपरीत था। जब दुर्जय अपने युवा दिनों में इतने प्रसिद्ध नहीं थे, तब उन्होंने रहस्यमय क्षेत्रों की खोज के लिए कई अभियानों में भाग लिया था। बाद में उन्हें एक अप्रत्याशित खतरे का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वृद्ध दुर्जय को छोड़कर पूरा अभियान नष्ट हो गया। कई बार तो उसे इससे कुछ फायदा भी हुआ। बेशक दुर्जय कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब भी वो दूसरों को उन घटनाओं के बारे में बताता तो वो दुखी हो जाता और यहां तक कि मृतकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता। ऐसा लगता था मानो रहस्यमय लोकों में हुए खतरनाक मुठभेड़ों में उसे बहुत गहरा आघात पहुंचा हो, लेकिन लोग उसे किसी भूमिगत कार्यशाला या नीलामी घर में घुसकर अपनी जरूरत की चीजों के बदले बेकार पड़े खजानों को बेचते हुए देखते थे। एक कामुक मुस्कान के साथ वो पूरा माल लेकर लौटता था। ऐसा कुछ बार होने के बाद लोगों ने दुर्जय को एक उपनाम दे दिया, दुर्जय भागदौड़, और दुर्जय भागदौड़ के नाम से बदनामी तेजी से फैल गई। इसके बाद उसे बहुत कम अभियानों में साथ लाया गया। जो लोग गए थे वे सब तोप के गोले में बदल गए, लेकिन वो जल्दी से भाग निकला। उसे साथ लाने की हिम्मत कौन कर सकता था? तो ये मानने का कारण था कि मार्क्विस वेन्यून ने बूढ़े दुर्जय को इसलिए आमंत्रित किया था क्योंकि उन्हें रहस्यवादी क्षेत्र में एक बेहद अनसुलझी समस्या का सामना करना पड़ा था। अंतिम उपाय के रूप में ही उन्हें दुर्जय से इस समस्या का समाधान करवाना पड़ा। इस समय भीड़ भ्रमित थी या आश्चर्यचकित थी, या यहां तक कि चकित थी, क्योंकि आदर्श सफेद जेड मंच से नीचे चला गया था। तुम आदर्श हो? 12 साल के? तभी आदर्श के कानों में एक आवाज पड़ी। उसने सिर उठाया और देखा कि अधिकारी रुद्र उसे देख रहे हैं। आदर्श ने अपने कदम धीमे कर लिए और सिर हिलाया। आप किस लेवल पर हैं? क्यूई संग्राहक क्षेत्र में। आदर्श ने फिर सिर हिलाया। क्यूई गैदरर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण या क्यूई गैदरर के चरम पर? पीक। आदर्श ने धीरे से अपने होंठ हिलाए, लेकिन दूर से भी अधिकारी रुद्र उसे पढ़ सकते थे। इस बच्चे को यह नहीं पता था कि अपनी आवाज को एक लाइन में कैसे बांधा जाए। यह दिलचस्प है क्योंकि ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो मेरिडियन क्षेत्र के लोग जानते होंगे। क्या उसके गुरु ने उसे ये नहीं सिखाया था, या उसका कोई अच्छा गुरु नहीं था? नहीं, बिना किसी गुरु के वो इस तरह के ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट में महारत हासिल नहीं कर पाते। अधिकारी रुद्र के दिमाग में कई विचार कौंधने लगे। यह आदर्श निश्चित रूप से एक सनकी है। ऐसा लगता है कि जब उन्होंने प्रारंभिक दौर में सफलता प्राप्त की तो वे क्यूई गैदरर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से क्यूई गैदरर क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गए थे। अन्य लोग भारी प्रेशर में थे और संघर्ष कर रहे थे, फिर भी उन्होंने प्रेशर का उपयोग सफलता पाने के लिए किया। और इसे और भी दुर्लभ बनाने वाली बात यह थी कि आदर्श सिर्फ 12 साल का था। 12 वर्ष की आयु में उत्कृष्ट अनुभूति और अच्छे अभ्यास स्तर के साथ वो एक बहुत अच्छा कैंडिडेट था। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा उत्पन्न बादलों का क्या मतलब था? अधिकारी रुद्र ने पूछा। आदर्श के दिमाग में एक विचार आया, इससे पहले कि वो आसमान की ओर देखता। आसमान में बैंगनी रंग का एक फैलाव था। चूंकि वो काफी देर से था, इसलिए चमकते बादल धीरे धीरे छट गए थे। वो बेहद खूबसूरत था, बिखरे हुए बैंगनी पंखों जैसा। बैंगनी आकाश। जब आदर्श साधना कर रहा था तो स्वर्ग पृथ्वी युवान क्यूई उसके शरीर में प्रवाहित हो गया था और बैंगनी क्रिस्टल द्वारा प्रोसेस होने के बाद उसके अनगिनत छिद्रों से बाहर निकल गया था।
ऐसा लग रहा था जैसे ये आत्मिक ऊर्जा स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के साथ मिलकर बैंगनी धुंध का निर्माण कर रही थी। इस बैंगनी धुंध का संबंध संभवतः बैंगनी क्रिस्टल उत्पत्ति से है। अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, याद रखो, अहंकार और उतावलेपन से बचो। इस दुनिया में प्रतिभाएं तो बहुत हैं और दुनिया बहुत बड़ी है, बस वैभव दिव्य साम्राज्य की कोई सीमा नहीं है और उसे मापा नहीं जा सकता। अपनी वर्तमान उपलब्धियों को बहुत ज्यादा मत समझो, कड़ी मेहनत ही रास्ता है। आदर्श ने अधिकारी रुद्र की शिक्षाओं को सहजता से एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल अधिकारी रुद्र के शब्दों के बिना भी आदर्श जानता था कि वो अपने युद्ध पथ के शुरुआती बिंदु पर नहीं था, उसका आगे का रास्ता अभी लंबा था। इन विचारों के साथ आदर्श सफेद जेड मंच से उतरकर अपनी जगह की ओर चल पड़ा। लियान जनजाति के सदस्य होने के नाते उसका स्थान विक्रम जनजाति के बगल में था। आदर्श चुपचाप अपनी जगह पर लौट आया और अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया। सबका ध्यान उसी पर था। लोग अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आकाश में वो बैंगनी बादल क्या है। बैंगनी हवा पूर्व से आती है, ऐसी चीज थी जिसके बारे में विशाल जंगल में उच्च श्रेणी के योद्धाओं ने पहले कभी नहीं सुना था, और तो और विशाल जंगल के आम लोगों को भी नहीं पता था कि ये क्या है। क्लाउड वाइल्डरनेस में ऐसा दृश्य पहले किसी ने नहीं देखा था। दरअसल वैभव दिव्य साम्राज्य की राजधानी में भी बहुत कम लोगों ने ही बैंगनी हवा पूर्व से आती है देखी थी। विशाल जंगल में उपस्थित लोगों में से केवल ताओ जनजाति के बुजुर्गों ने ही इतिहास की पुस्तकों में डैश बैंगनी हवा पूर्व से आती है डैश का उल्लेख देखा था। लेकिन विशाल जंगल में मौजूद प्राचीन पुस्तकों में पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट का सिर्फ जिक्र था, ज्यादा विस्तार से नहीं। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि इन पुस्तकों को लिखने वाले ने पर्पल एयर कम्स फ्रॉम द ईस्ट कभी नहीं देखी थी और वो बस कल्पना से इसका वर्णन कर रहा था, इसलिए उन अभिलेखों से इसे पहचानना एक अलग मामला था। आखिरकार बैंगनी हवा पूर्व से आती है कि स्थिति उनके परे थी और आदर्श के बारे में उनकी पूर्व कल्पित अपेक्षाओं ने उनमें से कई को अवचेतन रूप से उस ओर सोचने पर मजबूर नहीं किया। ताओ कबीले के कुछ मुखियाओं जैसे कि बड़े बुजुर्ग को ही कुछ शक हुआ, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अधिकारी रुद्र की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा और उससे कुछ सुराग हासिल किए। इस समय अधिकारी रुद्र टेम्पररी रूप से जा चुका था। अधिकारी रुद्र के लीडरशिप में कुछ स्वर्ण रक्षक सदस्य नश्वर रक्त के उम्मीदवारों की गिनती कर रहे थे। उम्मीदवारों के फाइनल रिजल्ट उनकी आयु, खेती की टेक्निक का लेवल, उनकी शक्ति और कई फैक्टर्स पर विचार करके तय किए गए। उसके बाद ही फाइनल मार्क्स दिए गए। ये स्कोर फाइनल रैंकिंग डिटरमाइन करता था और ये तय करता था कि इस नश्वर रक्त राउंड में पहला स्थान किसे मिलेगा। इससे यह तय होता था कि कोई व्यक्ति स्वर्ण रक्षक के कुलीन शिविर में एंटर कर सकता है या नहीं, जिससे उसे स्वर्ण रक्षक के बेस्ट साधना संसाधनों का आनंद लेने का मौका मिलेगा। पार्टिसिपेंट्स बेचैनी से इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये स्कोर उनकी किस्मत तय करने वाला था। वे कैसे शांत रह सकते थे? हालांकि आदर्श भीड़ में बहुत शांत खड़ा रहा। अचानक आदर्श को लगा कि किसी ने उसे मारने की नीयत से घूरा है और उसकी पीठ पर सुई की तरह चुभोया है। आदर्श ने अपना सिर घुमाया और विक्रम की क्रोधित और विषैली आंखें देखें, मानो वो आदर्श की खाल उधेड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। ये सुनकर आदर्श चौंक गया। पहले विक्रम हमेशा उसे मारना चाहता था और वो ये जानता था। हालांकि उसने विक्रम की नफरत को इस हद तक कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे आदर्श का खून पीना और आदर्श का मांस खाना चाहती हों। विक्रम क्या पागलपन कर रहा था? छोटे कमीने, क्या तुमने फ्रॉस्ट पाइथन की उजाड़ हड्डियों के साथ कुछ किया है? विक्रम ने अचानक आदर्श के कान में आवाज भेजी। शुरू में विक्रम ने कभी नहीं सोचा था कि उजाड़ हड्डियों की समस्या का आदर्श से कुछ लेना देना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उजाड़ हड्डियों का शोधन पूरा होने से पहले ही आदर्श भागकर पूर्वी नदी में कूद गया था। शोधन प्रक्रिया पर दिन रात नजर रखने वाले लोग थे। इसके अलावा उजाड़ हड्डी अग्नि जल में उबलती हुई एक बड़ी कड़ाही में थी। उस लिए अग्नि जल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इसलिए जब वो पानी में डूबी हुई थी तो उसे बाहर निकालना पॉसिबल नहीं था। लेकिन आदर्श द्वारा अपनी असाधारण शक्ति को अधिकाधिक प्रदर्शित करने के बाद विक्रम को अचानक एहसास हुआ कि उजाड़ हड्डी शोधन प्रक्रिया में कुछ अजीब बात थी। सबसे पहले फ्रॉस्ट पाइथन की उजाड़ हड्डियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब उसे पहली बार ये मिला तो पास जाने पर उसे हड्डियों को काटने वाली फ्रॉस्ट क्यूई का एहसास हुआ। ये ठंडक उजाड़ हड्डियों की क्वालिटी का प्रमाण थी और उजाड़ हड्डियों के शोधन की प्रक्रिया में साहित्य में कई घटनाएं घटित हुई थी। हड्डियों को परिष्कृत करने वाले कई स्वस्थ शरीर वाले लोग बीमार पड़ गए थे। ठंड से उन्हें चोटें आई थीं। ये एक पूरी तरह से अच्छा फ्रॉस्ट पाइथन उजाड़ हड्डी थी। ये कैसे शोधन के बाद कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है? शुरुआत में विक्रम को, क्योंकि वो पहली बार किसी वीरान हड्डी के सार का सेवन कर रहा था, कोई अनुभव नहीं था। उसे लगा कि शोधन प्रक्रिया गड़बड़ा गई है या उसके शरीर में ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन ध्यान से सोचने पर पता चला कि ऐसा नहीं था। उजड़ी हुई हड्डियों को खाने के बाद न सिर्फ उसकी ताकत बढ़ी नहीं, बल्कि उसके गुस्से ने उसके दिल को जलाकर उसकी नाड़ियों को भी घायल कर दिया था। लेकिन आदर्श बेवजह और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था, जिससे भीम अपंग हो गया था। इसके अलावा इस दौरान आदर्श ने पहले भी वीरान हड्डियों को परिष्कृत किया था।
क्या ये पॉसिबल है कि आदर्श ने फ्रॉस्ट पाइथन वीरान हड्डियों को फ्रॉस्ट पाइथन वीरान हड्डियों जैसी किसी चीज से बदलने के लिए किसी स्पेशल मेथड का इस्तेमाल किया हो? अंत में उसने जो उजाड़ हड्डी का सार खाया वो नकली था। असली उजाड़ हड्डी का सार आदर्श पहले ही खा चुका था। विक्रम को नहीं पता था कि आदर्श ने कौन सा तरीका अपनाया था, लेकिन सोचने के बाद यही एकमात्र उचित स्पष्टीकरण था। आदर्श ने उसके साथ विश्वासघात किया था और उसका सब कुछ चुरा लिया था, उसकी आशा और गौरव को छीन लिया था। अगर आदर्श न होता तो विक्रम आज तक बैंगनी रक्त क्षेत्र में पहुंच चुका होता। वो आसानी से राज्य के चयन में पास हो जाता, स्वर्ण रक्षक का सदस्य बन जाता या यहां तक कि स्वर्ण रक्षक अभिजात वर्ग का सदस्य भी बन जाता। विक्रम जितना ज्यादा सोचता उसे उतना ही लगता कि उसकी धारणाएं सही थीं। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं, उसके नाखून उसके शरीर में चुभ गए, उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। आदर्श, तुमने मेरा भविष्य नष्ट कर दिया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम जीवित मृत्यु का आनंद लो। विक्रम ने अपने दांत पीस लिए। अपने चरम क्रोध में विक्रम को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। उसके माथे पर नसें और नाड़ियां कीड़ों की तरह उभर आई थीं। उसकी छाती में मुंह भर खून जमा हो गया था, इतना कि वो उसे थूकने ही वाला था। अव्यवस्थित चैनलों और अनियमित दिल की धड़कन ने विक्रम को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उसने जल्दी से अपनी ऊर्जा को ट्रांसमिट किया और अपने दिमाग को शांत करने के लिए मजबूर किया, ताकि उसकी पुरानी चोट को फिर से होने से रोका जा सके। उग्र विक्रम का सामना करते हुए आदर्श के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो और विक्रम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां सुलह नहीं हो सकती थी। दुर्भाग्य से विक्रम ने पहले कभी आदर्श को गंभीरता से नहीं लिया था और अपना सबसे अच्छा मौका गंवा दिया। तुम बाहर हो। आदर्श का मुंह हिला, जिससे उसके शब्द स्पष्ट हो गए। विक्रम का चेहरा बिगड़ गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि अपनी तथाकथित आत्मा से और सफेद जेड अवस्था पर प्राप्त साधना टेक्निक से तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ पाओगे? तुमने 3 महीने तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। असल जिंदगी और मौत की लड़ाई में क्षमता नहीं बल्कि ताकत मायने रखती है। विक्रम आदर्श से बुरी तरह नफरत करता था। उसका हर शब्द आदर्श पर वार करने वाली तलवार की तरह था। विक्रम के मन में भले ही आदर्श ने उस उजाड़ हड्डी के सार को खा लिया हो जो उसका था, और भले ही आदर्श के पास मार्शल आर्ट में एक बेजोड़ प्रतिभा थी, तो क्या हुआ अगर उसने उजाड़ हड्डी के सार की सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया? यह जानना जरूरी था कि विक्रम पहले से ही क्यूई संग्राहक क्षेत्र के शिखर पर था। ऐसी सिचुएशन में वीरान अस्थि सार की ऊर्जा की सहायता से वो बैंगनी रक्त क्षेत्र में एंटर कर सकता था। लेकिन जड़ी बूटियां चुनते समय आदर्श के अर्ध मृत्यु में गिरने से पहले उसका मार्शल आर्ट से कोई कांटेक्ट नहीं था। अगर वो पूरी उजाड़ अस्थि सार की ऊर्जा को एब्जॉर्ब भी कर लेता तो भी वो ज्यादा से ज्यादा मेरिडियन क्षेत्र के शिखर तक या क्यूई संग्राहक क्षेत्र के शुरुआती चरणों तक पहुंच पाता। इसके अलावा आदर्श मार्शल आर्ट में एक नौसिखिया था और उसे रियल युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। आदर्श के पास उसकी बराबरी करने का कोई मेथड नहीं था। लेकिन विक्रम ये मानने से खुद को नहीं रोक पाया कि आदर्श की मार्शल आर्ट की प्रतिभा उससे कहीं ज्यादा थी। चाहे वो आदर्श की आत्मा हो या ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का परफॉर्मेंस, ये सब इस बात के प्रमाण थे। इसलिए उसे आदर्श को मारने का अवसर लेना पड़ा, इससे पहले कि वो बड़ा हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह पिछड़ जाएगा, और जब ऐसा होगा तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। विक्रम जितना ज्यादा सोचता उसे उतना ही लगता कि उसकी धारणाएं सही थीं। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं, उसके नाखून उसके शरीर में चुभ गए, उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। आदर्श, तुमने मेरा भविष्य नष्ट कर दिया। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम जीवित मृत्यु का आनंद लो। विक्रम ने अपने दांत पीस लिए। अपने चरम क्रोध में विक्रम को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। उसके माथे पर नसें और नाड़ियां कीड़ों की तरह उभर आई थीं। उसकी छाती में मुंह भर खून जमा हो गया था, इतना कि वो उसे थूकने ही वाला था। अव्यवस्थित चैनलों और अनियमित दिल की धड़कन ने विक्रम को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उसने जल्दी से अपनी ऊर्जा को ट्रांसमिट किया और अपने दिमाग को शांत करने के लिए मजबूर किया, ताकि उसकी पुरानी चोट को फिर से होने से रोका जा सके। उग्र विक्रम का सामना करते हुए आदर्श के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो और विक्रम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां सुलह नहीं हो सकती थी। दुर्भाग्य से विक्रम ने पहले कभी आदर्श को गंभीरता से नहीं लिया था और अपना सबसे अच्छा मौका गंवा दिया। तुम बाहर हो। आदर्श का मुंह हिला, जिससे उसके शब्द स्पष्ट हो गए। विक्रम का चेहरा बिगड़ गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि अपनी तथाकथित आत्मा से और सफेद जेड अवस्था पर प्राप्त साधना टेक्निक से तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ पाओगे? तुमने 3 महीने तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। असल जिंदगी और मौत की लड़ाई में क्षमता नहीं बल्कि ताकत मायने रखती है। विक्रम आदर्श से बुरी तरह नफरत करता था। उसका हर शब्द आदर्श पर वार करने वाली तलवार की तरह था। विक्रम के मन में भले ही आदर्श ने उस उजाड़ हड्डी के सार को खा लिया हो जो उसका था, और भले ही आदर्श के पास मार्शल आर्ट में एक बेजोड़ प्रतिभा थी, तो क्या हुआ अगर उसने उजाड़ हड्डी के सार की सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लिया? यह जानना जरूरी था कि विक्रम पहले से ही क्यूई संग्राहक क्षेत्र के शिखर पर था। ऐसी सिचुएशन में वीरान अस्थि सार की ऊर्जा की सहायता से वो बैंगनी रक्त क्षेत्र में एंटर कर सकता था। लेकिन जड़ी बूटियां चुनते समय आदर्श के अर्ध मृत्यु में गिरने से पहले उसका मार्शल आर्ट से कोई कांटेक्ट नहीं था।
अगर वो पूरी उजाड़ अस्थिसार की ऊर्जा को एब्जॉर्ब भी कर लेता तो भी वो ज्यादा से ज्यादा मेरिडियन क्षेत्र के शिखर तक या क्यूई संग्राहक क्षेत्र के शुरुआती चरणों तक पहुंच पाता। इसके अलावा आदर्श मार्शल आर्ट में एक नौसिखिया था और उसे रियल युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। आदर्श के पास उसकी बराबरी करने का कोई मेथड नहीं था। लेकिन विक्रम ये मानने से खुद को नहीं रोक पाया कि आदर्श की मार्शल आर्ट की प्रतिभा उससे कहीं ज्यादा थी। चाहे वो आदर्श की आत्मा हो या ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट का परफॉर्मेंस, ये सब इस बात के प्रमाण थे। इसलिए उसे आदर्श को मारने का अवसर लेना पड़ा इससे पहले कि वो बड़ा हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह पिछड़ जाएगा और जब ऐसा होगा तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा।